नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मणिपुर में किस तरह के वाक़यात पेश आए थे, वहाँ पर किस तरह इंसानियत को पामाल किया गया था, दस्तूर और कानून से खिलवाड़ किया गया था। लेकिन उसके बावजूद हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खामोश रहे। 2 साल 4 महीने से ज़ायद अरसे तक वो मणिपुर का दौरा करने से कासिर रहे। बेचारों को इस कदर यानी काम था, इस कदर वो काम में मशगूल थे, बैरूनी दौरों पर मशगूल थे कि वो मणिपुर नहीं जा सके। और अपोजिशन ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर को इस तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हो, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी दौरों को तरजीह देते हैं। लेकिन अब बेचारे अल्लाह अल्लाह करके इम्फाल पहुंच गए हैं और उनका दौरा शुरू हो गया है मणिपुर का। अब देखना यह है कि वो क्या क्या ऐलानात करते हैं। वैसे भी नाज़रीन, दूसरी खबर जो है मैं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगता है कि कहर खुदाबंदी टूट पड़ा है और वहाँ पर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वैसे भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसमें हमारी रियासत तेलंगाना भी शामिल है। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बादल फट पड़ने के नतीजे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कई कारें, कई गाड़ियाँ मलबों के ढेर में दब गई हैं। अब देखना यह है कि कितनी हलाकतें हुई हैं और कितने लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप कोई खबर देखेंगे तो आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन इसराइल का जो मसला है, 2 रियासती हल पर और अलहदा रियासत फ़लस्तीन के हक़ में करारदाद मंजूर कर ली गई है। 10 मुल्कों ने मुखालिफत में वोट दिया, जबकि 12 मुल्कों ने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं और आपको ये बताते हैं कि हैदराबाद में भी बारिश की सिलसिला जारी है। हैदराबाद के मुदाफ़ती इलाकों और तेलंगाना के अजला में भी बारिश यानी शदीद बारिश हो रही है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। और आपको ये भी बता दें कि अपोजिशन ने मणिपुर के दौरे को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिन्हें खामोश रहने की आदत है, जो ज़्यादा तकारीर नहीं करते, जो ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी भी नहीं करते, हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने खामोशी का मुज़ाहरा उस वक्त किया जब मणिपुर में ख़वातीन को बरहना किया जा रहा था, वहाँ उनकी बरहना परेड करवाई जा रही थी, उनकी इज्तिमाई इसमत रेज़ी के वाक़यात पेश आ रहे थे, उनके बाप, उनके बेटों को उनकी नज़रों के सामने कत्ल किया जा रहा था और मणिपुर जल रहा था। यहाँ तक कि तकरीबन 352 गिरजाघरों को आग लगा दी गई थी, उन्हें नजर आतिश कर दिया गया। और आपने देखा कि वहाँ इंसानियत का कत्ल किस तरह किया गया, चुन चुन के कत्ल किया गया। और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल खामोश रहे। ऐसा लग रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म के यानी ज़बान पर खामोशी का ताला पड़ा है और वो कुछ बोलने वाले नहीं है। लेकिन 79 डेज़ बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैंने इस पर कुछ बोला नहीं, तो उन्हें पार्लियामेंट में बोला। कितनी देर तक बोला? सिर्फ 1 मिनट बोला। तो बहरहाल क्यों बोला, कैसे बोला और अब क्या बोलेंगे वो बताएंगे अशर यासिर। बिल्कुल सही सर, जिस तरह आपने भी बात की कि इतने समय तक, इतने वक्त तक वो नहीं गए वहाँ पे। साल 2023 में मई में ये घटनाएं शुरू हुई थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री 2025 में आज यानी 13 सितंबर को मणिपुर जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितना लंबा अरसा वो उन चीज़ों से दूर रहे। और हालांकि आप देश के प्रधानमंत्री, आपके लिए हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं वो सब मतलब आप ही की देख रेख में होंगे, आप किसी को भी साइड लाइन नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं। अब मणिपुर में जा कर के उनका दौरा किस तरीके का होगा सर, एक ये भी सबसे अहम चीज़ है कि दौरा किस तरीके का होगा। जो अभी हम देखते हैं कि गुजरात में, अभी हम देखते हैं बिहार में जिस तरह से वो एक रोड परेड निकाली जाती है जिसमें गाड़ी के ऊपर हाथ हिला करके चले जाते हैं, बस वही होगा। या फिर लोगों से वो बात करेंगे, जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों कम्युनिटी के, चूँकि वहाँ पे जो झगड़ा है वो 2 कम्युनिटी के दरमियान है, मैतई और कुकी। अब ये देखना है कि दोनों के जिम्मेदारान जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांगेंगे या फिर जा करके खाना पूर्ति करना कि भाई मेरे पे एक इल्ज़ाम अपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा था कि आप मणिपुर नहीं गए हैं, तो मैं मणिपुर हो के आ जाता हूँ, सबकी आवाज़ें बंद कर देता हूँ। जिस तरह भी आपने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फ्लड का जो जहाँ पे फ्लड आया हुआ है वहाँ का जिस हिसाब से जायज़ा लिया है कि जब वहाँ पे फ्लड आया हुआ था आप हिंदुस्तान में थे ही नहीं, और फिर आप हिंदुस्तान आते हैं जब आपको लगता है कि अभी बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं
और हमें वहाँ जाना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर हम वहाँ से बिहार चले जाएंगे खाली तो फिर ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगाएगा कि आप जो है फ्लड एरिया में नहीं गए। तो उस वजह से उन्होंने एक हवाई दौरा किया और पंजाब को थोड़ा बहुत फंड भी अलॉट करवाया, लेकिन अब वो अलॉट हुआ है, कितना मिलेगा ये सबसे अहम है। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है मणिपुर का, उसको लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि उनके जो बयानात होंगे, उनकी जो वहाँ पे तकरीर होगी, या फिर वो जो वहाँ पे काम करेंगे, किस तरह से लोगों को संबोधित करेंगे या किस तरह से लोगों से मिलेंगे, क्योंकि एक लंबा अरसा तक आप चुप रहे हैं। अभी जिस तरह हमारे क्या बोलते रियाज साहब ने बताया कि 79 डेज़ के बाद उनको याद आया कि मुझे मणिपुर पे कुछ बोलना है, और वो भी 1 मिनट के अंदर ही बोल के निकल लिए थे। अब जब आपको ये भी देखना है कि 2 साल 3 से 4 महीने के बाद आप वहाँ जा रहे हैं, तो अब आपकी क्या वहाँ पे राय होगी। जिस तरह अभी हमने पहले बोला, एक प्रोग्राम में हमने बोला था कि किस तरह से दोनों समुदाय जो हैं वहाँ पे, दोनों कम्युनिटी जो हैं मैतई एंड कोकुई, उन दोनों के ज़िम्मेदारान से आप मुलाकात करेंगे, उनसे माफ़ी मांगेंगे, और जो वहाँ पे घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से वहाँ देखा जाए कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, उसमें वो किस तरह की चीज़ें करें। क्योंकि हमने ये भी देखा कि हमारे देश के गृह मंत्री ने कई बार बैठकें की थी जी, मणिपुर मुद्दे पे, दिल्ली में बैठकें की थी। बीरेन सिंह बार बार दिल्ली आते थे, फिर यहाँ से मणिपुर वापस चले आते, लेकिन जब उनको ये फील हो गया कि अब हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े होने वाले हैं, हमारे ऊपर जो है विश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। उसके बाद फिर कुछ लोग गए मिलने के लिए कि भाई अब यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटा दीजिए, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अभी भी लगा हुआ है। सबसे अहम चीज़ ये है कि देश के गृह मंत्री ने अभी तक इस पर कुछ बोला नहीं है। देश के गृह मंत्री देश में अगर कोई मतलब इलीगल घुसता है तो उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। वो जब कुछ कांड हो जाता तो वो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो देश के गृह मंत्री अपनी चीज़ें नहीं संभाल पा रहे हैं, वो सिर्फ बीजेपी को संभालने में लगे हुए हैं, देश को संभालना उन्होंने छोड़ दिया। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल बीजेपी को संभालने में लगे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा जुमला है, लेकिन आप देखेंगे अमित शाह के जुमले भी गजब के होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपये हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए जाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह उन्होंने झूठ कहा था, किस तरह उन्होंने झूठा वादा किया था, और जब वादा किया तो उसको वफा भी नहीं किया। लेकिन अमित शाह उसके उनका आगे आते हैं, उनका दिफा करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि वो तो एक जुमला था। तो अब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तमाम जो बातें हैं जो आवाम से किए जाते हैं वो एक जुमला ही होगा, ये समझा जा रहा है। बहरहाल हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी शबी थी वो शदीद मुतासिर हुई है, और हम लीड किया करते थे, लेकिन अब हाल ये हो गया है कि हमें आगे बढ़कर दूसरे मुल्कों के हुक्मरान को गले लगाना पड़ रहा है, उनके गले पड़ना पड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिलसिले में किरदार अदा करते हैं। लेकिन जब बात मणिपुर की हो रही है तो हम आपको बता दें कि कुकी कबाइल हो या फिर आप देखेंगे मैतई कबाइल हो, इन दोनों ने ज़बरदस्त वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म से और अमित शाह से ये मुतालबा किया था कि अमन कायम किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमित शाह की तारीफ करते हैं कि वो कामयाब वज़ीर दाखिला है। अगर कामयाब वज़ीर दाखिला है तो बीजेपी खुद कहती है कि आसाम से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर बिहार और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बैरूनी बाशिंदे खासतौर पर बांग्लादेशी दरअंदाजी कर गए हैं। तो फिर ये कैसा कामयाब वज़ीर दाखिला है, ये सोचने वाली बात है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी को और बीजेपी के जो अहम जिम्मेदार हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हम बैरूनी ममालिक के जो बाशिंदे जिन्होंने दरअंदाजी की है उनको खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पहलगाम में जो लोग आए थे वो कैसे आए थे? वो देश के गृह मंत्री। अरे अमित शाह की नाकामी है, वो भी नाकामी है। दिल्ली के फसादात भी अमित शाह की नाकामी है, लेकिन उसकी सजा कौन भुगत रहे हैं आप अंदाजा कीजिए। उनकी बेल ही नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है शर्म की बात है, हमें लेट नाइट फाइल मिली थी, इस वजह से अब बेल नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की चीज़ें देश में चल रही हैं, और उसके बाद भी जो है देश की जनता को अभी तक होश नहीं आया है, और जिस दिन होश आएगा तो ये सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा, सरकार के साथ ही देश का जो दरबारी मीडिया उसके लिए भी काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं नेपाल में जो हमारे देश का मीडिया जब वहाँ पे जा कर के कवरेज करने गया है तो उसको किस तरह से वहाँ से भगाया जा रहा है। ये चीज़ें सबके सामने इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है, कोई हम मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। तो आपने अपनी छवि, आपने अपनी इमेज उस तरह की बनाई है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपको गो बैक किनारे लगाए जाते हैं, गोदी मीडिया किनारे लगाए जाते हैं। क्योंकि जब देश में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहलगाम का अटैक हुआ था, उस दौरान हमारे देश के मीडिया ने सबसे गंदा काम ये किया था कि वहाँ पे एक लाइन चलाई थी कि उन्होंने जाति पूछी थी, धर्म नहीं, ऐसा करके कुछ पूछा गया था, मजहब पूछा था। हाँ, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, मजहब पूछा था।
उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो बाकी लोग और थे वहाँ पे, क्योंकि सिर्फ एक ही दो का बयान आया था, बाकी सबका ये कहना था कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था हमसे। अब ये बयान कैसे कहाँ से जारी हो गया या क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में अभी तक कोई भी चीज़ें सामने नहीं आई हैं, क्योंकि जब हमारे देश के गृह मंत्री पर कोई आफत आती है तो उन चीज़ों को छुपा दिया जाता है। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उस पर भी तक कार्रवाई नहीं हुई, वो फाइल कहाँ से कहाँ चलेगी पता नहीं चल रहा है। तो इसी तरह से देश में जो भी हिंसाएं हो रही हैं, देश में कुछ भी हो रहा है, उसके जिम्मेदार देश के गृह मंत्री। अगर आप ये कहते हैं कि लोग इलीगल हिंदुस्तान में घुस रहे हैं तो आपकी नाकामी है। आप उसको छुपाने के बजाय आप जो है अपने जो संगठन है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी ने अगर वो काम नहीं किया होता तो नक्सलवाद पहले खत्म हो गया होता। जी। आप जो है हमेशा जो है जो पुराने लोग हैं उन पे ही, जो अब रिटायर हो चुके हैं उन पे इल्जाम लगाते हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं? सबसे अहम चीज़ ये है कि आप 2014 से आप लोग सत्ता में हैं, बीजेपी 2014 से सत्ता में है देश के, और जब आप 2 बार तो आप बिल्कुल पूर्ण बहुमत से थे। अब की आप जो है 2 बैसाखियों के सारे चल रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है देश के लिए? आपने देश में जब से आपकी सत्ता आई है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी दर आपका जो है वो कितना ऊपर जा रहा है। जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी दर ऊपर होगा तो फिर जनता त्रस्त होगी। फिर आप उन लोगों का सहारा लेते हैं जिनको आप 200 रुपये दे करके एक दिन के लिए हायर करते हैं, फिर वो जा करके रैलियों में नारे लगाते हैं, जा करके मस्जिद के सामने उल्टे सीधे गाने बजाते हैं वो। अरे उसके बाद मीनारों पर चढ़ रहे हैं ये बेवकूफ, मीनारों पे चढ़ के वहाँ पे भगवा ध्वज फहराया जा रहा है। ये सब चीज़ें चलें, जब तक बेरोजगारी देश में रहेगी तब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। रीज़न ये है कि लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मणिपुर का सवाल है, वह ये तो अगर ये बीजेपी कायदीन उसका ज़बरदस्त खैर मकदम कर रहे हैं, उसे एक तारीखी दौरा करार दे रहे हैं, और करार देना भी चाहिए, क्योंकि बेचारे तकरीबन 2 साल 4 महीने के बाद वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये बहुत तारीखी दौरा है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक मुहावरा बहुत सारी दुनिया में मशहूर है कि जब रूम जल रहा था नेहरू बांसुरी बजा रहा था, और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी दरों पर थे जब मणिपुर जल रहा था। और मणिपुर में आप देखेंगे कि ईसाइयों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, उनके गिरजाघरों को निशाना बनाया गया, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मजम्मत भी की गई। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जो कम्युनल फोर्सेस फ़िरका वाराना फसादात बर्पा करते हैं या कम्युनल वायलेंस बर्पा करते हैं, उसकी मजम्मत अक़वाम मुत्तहिदा में भी की गई, आलमी इदारों में भी की गई। और ख़ुद अमरीका, जिसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म को बहुत ज़्यादा फ़ख्र था कि ट्रंप मेरा फ्रेंड है, और अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने एक नारा भी लगाया था रिपब्लिकन कारकुन की तरह, तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि किस तरह ट्रंप ने टैरिफ आयद किए। और टैरिफ के बाद आप देखेंगे कि जिस तरह गोदी मीडिया, जैसे अशर यासिर ने कहा कि गोदी मीडिया का किरदार रहा है, वो बहुत ही ख़तरनाक किरदार रहा है और वो हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम करता रहा है। अब टैरिफ से शशि थरूर जैसा शख्स जो अपने दिल में बीजेपी के, कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए हमदर्दी रखता है, वो कहता है कि टैरिफ के नतीजे में हिंदुस्तान में बहुत बड़ा भौचाल आ गया है, बहुत बड़ा तिजारती बहरान पैदा हो गया है, और जो प्रोडक्शन यूनिट्स थे, यानी कपड़ों के हो या फिर अद्वियात के हो या मुख्तलिफ अशिया के या मसनूआत के, वो बंद पड़े हैं, ऑर्डर्स नहीं है हमारे पास, क्योंकि 50% टैरिफ के नतीजे में वहाँ जो अमेरिका में सामान जा रहा है वो बैरूनी ममालिक का सस्ता मिल रहा है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि किसी मुल्क पर 18% टैरिफ आयद करते हैं ट्रंप, और हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ, तो जो सामान अमेरिका का हिंदुस्तान पहुँचेगा तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और जिस मुल्क की जो टैरिफ हुए 18% है उसकी कीमत बहुत कम होगी। तो ऐसे में सामान क्या कोई हिंदुस्तान का लेगा? नहीं लेगा। तो बहरहाल मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उन यूनिट्स पर आप जाके देखिए कि ताले पड़े हैं, या फिर जो वर्कर्स है वो बेकार हैं, यानी काम नहीं है उनके पास, और उनके मालिकीन भी बहुत ही परेशान है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनके ही दोस्त ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि हम अमेरिका के दोस्त हैं। अरे मेरे भाई, आप चीन से हाथ एक तरफ मिला रहे हैं और मुंडी यानी आपका सर पलटाकर आप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका का दोस्त हूं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के हो जाइए या किसी के बन जाइए। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक इंटरनेशनल लेवल से है, और आपको यही बता दें कि फ़लस्तीन और गज़ा पर जिस तरह इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है, इसराइल उनका कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ली ततीर कर रहा है, और आप देखेंगे उनकी नस्ल खुशी कर रहा है, और ये किसकी सरपरस्ती में हो रही है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आपको
बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्त नेतन्याहू को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें हिम्मत है, ना जुर्रत है, बल्कि इसराइल जो अपने दिल में आया वो करता जा रहा है। हालांकि आलमी अदालत इंसाफ ने इनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी की है, यानी नेतन्याहू के, और इस सिलसिले में न्यूयॉर्क के जो मेयर के उम्मीदवार हैं, और ट्रंप ने जिनके बारे में कहा है कि वहाँ पर वो मुंतखब हो जाएंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की। ज़ोहरान ममदानी ने अब फिर कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं अमेरिका दौरे के मौके पर, तो वो मेयर होते हैं, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए गिरफ्तार कर लेंगे कि उन्होंने यानी जो हुकूक इंसानी की है उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़ोहरान ममदानी के ख्यालात किस कदर पाकिज़ा है, और हमारे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बातें करते हैं वो किस तरह उनके ख्यालात परागंदा है। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जिस तरह से कल हमने देखा कि भारत ने भी यूएन में उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है जो फ़िलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और 2 स्टेट्स योजना का समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। ये प्रस्ताव फ्रांस ने पेश किया था, जिसे भारत समेत कुल 142 देशों ने समर्थन दिया है। 10 देशों ने विरोध में वोट किया और 12 देश मतदान से दूर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल, साथ ही अमेरिका, माइक्रोनेशिया, नाउरू और पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। साथ ही सबसे अहम चीज़ ये कि भारत ने जो है इसके पक्ष में वोट किया है। वही अगर हम भारत की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की वोटिंग गाज़ा पर उसके पहले के रुख से स्पष्ट बदलाव का संकेत देती है। पिछले कुछ सालों से भारत युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव का समर्थन करने से बचता रहा है। भारत ने 3 साल में 4 बार गाज़ा में युद्ध विराम की मांग वाले प्रस्ताव से खुद को अलग रखा है, लेकिन कल जो वहाँ पे मतदान हुआ है उसमें भारत ने अपना वोट किया है और कुल 142 वोट्स मिले हैं 2 स्टेट्स वाली जो वो थी उनकी, और साथ ही 10 देशों ने इसका विरोध किया है और 12 देश इससे दूर रहे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से देश में, दुनिया में लोग फ़िलिस्तीन के समर्थन में आ रहे हैं, और उसके क्या क्या नतायज होंगे इसका भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर युद्ध विराम होता है, युद्ध विराम के बाद चीज़ें चलती हैं, तो शायद वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कुछ आसानियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल आपने कहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, चले बहुत ही अच्छा कदम उठाया है हिंदुस्तान ने, अपने आप को बचाया है। अपनी छवि जो मुसलमानों में, अरबों में जो छवि ख़राब हो गई थी, उस पर कुछ कोशिश की है उसे बेहतर बनाने की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि ये कोशिश भी मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों के लिए नहीं की गई, बल्कि अपने मफादात के लिए की गई, ताकि ट्रंप को ये एहसास दिलाया जाए कि आपने हमें दूर कर दिया है, पाकिस्तान को करीब कर दिया है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए। ये तो सोची समझी चीज़ें हैं ना आपकी, वो तो कोई अचानक नहीं किया गया। जी हाँ, तो ये सोचा जा रहा है वहाँ पर। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि आज भी कम से कम एक ही ख़ानदान के 14 जो अफराद को यानी इसराइल ने अपने फ़ज़ाई हमलों में शहीद कर दिया है। तकरीबन 65 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसमें एक ही ख़ानदान के 14 अफराद भी शामिल है। तो उसकी दरिंदगी है भाई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? 2 मुमलिकती हल क्यों उसको पाए तकमील तक नहीं पहुँचाते, हल नहीं निकालते? और वैसे भी कई ममालिक ने ऐलान कर दिया कि इस मरतबा वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कई ममालिक यानी अक्सरियत अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान की ये तस्लीम कर लेती है कि फ़लस्तीन एक अलहदा मुमलिकत है, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। बिल्कुल सही हल हो सकता है। और जो चीज़ें वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे किस तरह से लोगों को पानी के लिए, खाने के लिए परेशान किया जा रहा है, और जब वो खाना लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बम बरसा दिए जाते हैं, हमले कर दिए जाते हैं, और उन सब चीज़ों के साथ ही वहाँ पे कई सारी बीमारियाँ भी पैदा हो गई हैं, जिससे आने वाली जो जनरेशन है, जो कि वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, और इसके साथ ही उनको दवाएँ भी टाइम से नहीं मिल पा रही हैं। तो उससे आने वाली जनरेशन जो है वहाँ की, वो शायद उस पर कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा, और वो उस तरह से जो हम अभी देखते हैं कि फ़लस्तीन के लोग कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो अपनी चीज़ों के लिए कितनी अच्छी तरह लड़ रहे हैं, शायद वो उस तरह से ना हो। लेकिन अगर ये चीज़ें ख़त्म हो गई, युद्ध विराम होगा, तो शायद एक अलग चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और जो टूटी फूटी चीज़ें उनको दोबारा से तैयार करने की चीज़ें होंगी, वो दोबारा से अपने घरों में बस सकेंगे। सबसे अहम चीज़ ये इस वक्त कि वहाँ पे युद्ध विराम होना चाहिए, और इसके लिए नेतन्याहू को एक अच्छी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने नेतन्याहू को क्रिमिनल बोल दिया है
ये कर दिया, लेकिन अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी जी। सबसे अहम चीज़ ये कि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो वो जो है खुला घूमता रहेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी कतर में जो अटैक हुआ था, सारा डिफेंस सिस्टम वहाँ पे बंद कर दिया गया, तो उसके बाद अटैक हुआ था। रीज़न ये है कि अभी सऊदी अरबिया ने एक बड़ा अच्छा बयान दिया है। उसने कहा है कि आप ये मत सोचिएगा कि हम चुप रहेंगे, हम सारे लोग एक होकर के आपको इसकी सज़ा देंगे अगर ऐसा काम आपने दोबारा किया। और जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गाज़ा की, उससे यही लगता है कि अगर इसमें युद्ध विराम हो जाता है तो लोग शायद अपनी ज़िंदगी ईजिली जीना शुरू करेंगे। और वहाँ पे आप देखिए कितने सारे ट्रक्स हैं जो वहाँ के लोगों के लिए भेजी गई हैं चीज़ें, उसको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। तो वो सभी पहुँचेंगे, शायद उनकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी उससे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, दुनिया थू थू कर रही है इन गज़ा पर मज़ालिम ढाने पर इसराइल की और इसराइल के हामी अमेरिका की। लेकिन एक बात है कि अमेरिका तिजारती पाबंदियाँ आयद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और उसने ताज़ा तरीन इक़दाम में तकरीबन 32 मुल्कों पर 32 इदारों पर तिजारती या पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, जिसमें आपको जानकर हैरत होगा कि हिंदुस्तान भी शामिल है, और यूएई भी शामिल है, और यहाँ तक के 23 जो इदारे हैं तिजारती वो चीन के हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि चीन किस तरह अमेरिका का मुकाबला कर रहा है, अमेरिका के लिए चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में ट्रंप काफ़ी परेशान है और आपने देखा कि उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा है और कहा है कि हिंदुस्तान को हमने खो दिया है तो चीन के हक़ में। तो इस तरह की वो बातें कर रहे हैं, तो वो बेचारे एक अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात रखते हैं। उनकी जहनीत ऐसी है कि अक्सर आप देखेंगे कि लोकेलिटीज़ में बाज़ बूढ़े होते हैं जो जहनी तवाज़ुन जिनका ठीक नहीं होता और लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। और मजाक उड़ाया जा रहा है अभी। जिस तरह के बयानात सामने आते हैं और जिस तरह की हरकतें सामने आती हैं, उससे बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल। और आपको एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है ना, अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है। अगर उसका राष्ट्रपति इस तरह की हरकतें करता है कि आज रात में कुछ बोल रहे हैं, कल सुबह में कुछ बोल रहे हैं, जिस तरह आप बोलते हैं कि आज रात में उन्होंने कुछ बोला, सुबह में भूल गए कि हमने रात में क्या बोला था, फिर सुबह में उनका बयान दूसरा होता, तो इससे आपकी छवि पूरी दुनिया में ख़राब होती है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी कुछ वही हाल है कि वो 2014 में क्या बोल रहे थे जब सत्ता में आना चाह रहे थे वो, और 2014 के बाद उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया है, वो किन किन मुद्दों पे बात करते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से इस देश में कल जब राहुल गांधी से बात पूछी गई कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मणिपुर जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा है कि मणिपुर जा रहे हैं, अच्छी बात है, और कुछ ज़्यादा लेट हो गए मणिपुर जाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वोट चोरी वाले जो मुद्दे थे, वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त हिंदुस्तान में आम हो गया और हर एक हिंदुस्तानी की ज़ुबान में, अगर गोया वो अंधभक्त ना हो बस, तो उसकी ज़ुबान पे वोट चोरी से रिलेटेड चीज़ें हैं कि भाई ऐसी चीज़ें देखिए, अगर कोई भी अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है और उसके लिए इतनी बड़ी रैलियाँ निकाली जाती हैं, उसके लिए एक वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जाती, तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी होती है। और सच्चाई जो है रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रही है कि एक घर से 80 वोटर निकल रहे हैं, एक 1 BHK के मकान से 80 वोटर निकल रहे हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन बस ये है कि जब तक हमारे देश का दरबारी मीडिया इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देगा और इन चीज़ों से जो है वो क्या बोलते हैं सरकार से सवाल नहीं पूछेगा, तब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। और आखिर में आकर के देश की जनता अगर जाग जाती है तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि सरकार को अभी अपने आप को उन सब चीज़ों से सीख लेना चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो राष्ट्र हैं उनमें किन किन किस किस सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। उसका मेन मुद्दा क्या था, बेरोजगारी और करप्शन, और उम्र भी हो गया। अब नेपाल में आप देखिए जो इनकलाब बर्पा हुआ उसको उम्र की वजह से भी हुआ, क्योंकि आपने देखा कि 3 वज़राए आज़म जिनकी एक बारी बारी जो वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए करप्शन में मुलविस हुए, उन और ओली ने तो वाज़े तौर पर अपनी जो उम्र का उसूल था पार्टी में कि 75 या 70
वो उसमें तरमीम करवाई, जिसके बाद लोग नाराज़ हो गए कि भाई कब तक ये बूढ़े बैठे रहेंगे। अब वज़ीर आज़म भी 75 साल के हो जाएंगे यानी 17 सितंबर को, और मोहन भागवत भी आप देखेंगे ज़ईफ़ हो गए हैं बहुत, 75 साल के हो गए हैं वो 11 सितंबर को। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों को अपनी उम्र का भी एहसास करना चाहिए, दूसरों का भी देखना चाहिए कि नौजवान नस्ल क्या करेगी। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हुए हम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इंटरनेशनल लेवल पर और कौमी सतह पर सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। सोने की मतलब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि गोल्ड की कीमत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन सो रहे हैं। अक्सर लोग यही समझते हैं कि पॉलिटिशियन की तरफ इशारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल्ड की कीमत में इजाफा हो गया है। 1,12,620 कीमत हो गई है फी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह सोना की कीमत बढ़ते जा रही है और बढ़ते ही जाएगी। इस तरह के पूरे इम्कानात पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर चांदी खरीदिए, लेकिन चांदी की कीमत में भी बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। 1,42,000 रुपये फ़ी किलो चांदी बाजार में फ़रोख्त हो रही है। तो बहरहाल इसी खबर के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।